मैं अपने कॉलेज से घर आ रही थी, तब 3-4 लड़के मेरे साथ साथ चलने लगे। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। तब उनमें से एक ने कहा कि "ए लड़की, मेरे साथ चलोगी?" उसका बर्ताव कुछ ऐसा था कि मैंने गुस्से से उसे देखा, लेकिन उन चारों लड़कों की हंसी ने मुझे नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब से मेरी माँ की हकीकत सामने आई थी, मेरा जीना दुश्वार होकर रह गया था। सब लोग मुझे भागी हुई माँ की बेटी कहकर पुकारते थे। कहते थे, जिनकी माँ ने देवर के साथ भागकर शादी कर ली, उसकी बेटी भी ऐसी ही होगी। जब तक मैं उन बातों से अनजान थी, मेरी ज़िंदगी में सुकून था। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिसे अपना बाप समझती आ रही हूँ, वह मेरा बाप नहीं बल्कि चाचा है। मैं तो अभी इस सदमे से बाहर ही नहीं आई थी कि मोहल्ले वालों की बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। ऊपर से लड़कों की बदतमीजियाँ भी बढ़ती जा रही थी और मेरे पास सिवाय खामोश रहने के और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम काफ़ी अच्छे से इस मोहल्ले में रह रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ महीने पहले हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने ही कब से पड़े खाली मकान में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। मेरी माँ की आदत थी कि वह पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखती थी। मुझसे कहने लगी कि नए पड़ोसी आए हैं, उन्हें कह दो कि रात का खाना हमारे यहाँ खा लेंगे। बेचारे शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, कहाँ उन्हें इतनी फुर्सत मिलेगी कि अपने लिए खाना बना सके। मैं नए पड़ोसी के घर गई। वहाँ एक आंटी थी जो कि मेरी माँ की ही उम्र की थी। मैंने उन्हें खाने की दावत दे दी तो वह बड़ी खुश हो गई। कहने लगी, यह मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, यहाँ के पड़ोसी तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। मैंने कहा, जी हाँ, हम सब लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। मेरी माँ बहुत मिलनसार है, आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वह औरत भी काफ़ी हंसमुख थी। मुझसे कहने लगी, हाँ, फिर तो तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बातें करने की बहुत आदत है। फिर मेरा एक ही बेटा है जो दूसरे शहर में नौकरी करता है। मैं तो अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। अच्छा है कि तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती हो जाएगी। मैं भी खुश हो गई कि चलो अच्छा है कि हमें अच्छे पड़ोसी मिले हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस औरत के आ जाने से हमारी ज़िंदगी में तबाही मच जाएगी। रात को मेरे पापा मिठाई लेकर आए थे कि नए पड़ोसी आए हैं तो खाने के बाद मिठाई भी उनको खाने के लिए देंगे। मेरी माँ ने खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। लेकिन जैसे ही वह दोनों पति पत्नी हमारे घर में दाखिल हुए और मेरी माँ पापा से उनकी मुलाकात हुई, तो उस औरत के चेहरे के अंदाज एकदम बिगड़ गए। कहने लगी, तुम मीता हो ना? मेरी माँ ने नजरें चुरा ली। वो औरत फिर से कहने लगी, मुझे पता होता कि तुम इस मोहल्ले में रहती हो तो मैं यहाँ घर ही नहीं लेती। गांव से मुंह काला करके तुम शहर में इज्जत की ज़िंदगी जी रही हो। यह सुनना था कि मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ एकदम से परेशान हो चुकी थी और उन्हें ऐसे चुप देखकर मेरा दिल सीने में दफन होने लगा था। तभी मेरे पापा ने कहा, आप लोग यहाँ से चले जाओ। उनका लहजा बौखलाया सा था। उस औरत का पति कहने लगा, अरे भाभी तो बड़ी बहन और माँ की जगह होती है और तू इसी को भगाकर यहाँ ले आया। तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए था। देवर भाभी का रिश्ता तो सगे बहन भाइयों जैसा ही होता है। हम तो शुरू से यही देखते आए हैं, लेकिन तुझे तो यह भी शर्म नहीं कि बड़े भाई की बीवी के साथ। यह कहकर वह शख्स खामोश हो गया और वह औरत कहने लगी, अरे चलो जी यहाँ से। फिर मेरी तरफ देखने लगी और मेरी माँ से कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी बेटी है, वरना तो मैं इसे घर के दरवाजे से ही बाहर निकाल देती। यह कहकर वह दोनों ही घर से बाहर चले गए और मेरी माँ बेजान वजूद लिए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन दोनों को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, माँ, यह औरत इतनी बकवास करके गई है, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? और वह क्या कह रही थी? फिर मैंने पापा की तरफ देखा तो वह भी गुस्से से बाहर गेट की तरफ देख रहे थे, जैसे उन दोनों को देखकर उनको बहुत गुस्सा आया हो। मैं उनके पास गई। मैंने कहा कि अब आप मुझे बताइए, यह सब क्या है? वह क्या कह रही थी? पापा कहने लगे, कुछ नहीं कह रही थी। आइंदा से उन लोगों के घर मत जाना। मैं तो चुप हो गई, लेकिन वह औरत खामोश नहीं हुई। उसने पूरे मोहल्ले में ना जाने माँ और पापा के बारे में कौन कौन सी बातें फैला दी थी कि पूरे मोहल्ले वाले हमें अजीबोगरीब नज़रों से देखने लगे थे। मुझे आते जाते लोग अजीब सी नज़र से देखते थे और वह औरत गेट पर खड़ी आवाज़ लगाकर कहती, इस लड़की से भी बच के रहा करो आप लोग। जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। क्या खबर इसको भी इसकी माँ ने ऐसी ही परवरिश दी हो। यह ना हो कि आप लोग अपने बेटे का रिश्ता
इसके साथ कर लो और यह देवर के साथ मुंह काला करके भाग जाए। उन सब बातों ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। जब मैं रोते हुए परेशान घर में लौटती और माँ से यह सब बातें कहती तो वह खामोशी से रोने लगती। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ना तो माँ मुझे कुछ बताती और ना ही मेरे पापा। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि शायद मेरी माँ बुरी है और मेरा बाप सगा बाप नहीं है, मेरे चाचा हैं। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि जब मेरी माँ मेरे चाचा के भाई की पत्नी थी तो वह उनके साथ भागी क्यों थी। फिर ऊपर से माँ पापा की चुप्पी ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं यह भी नहीं जानती थी कि जिसे मैं पापा कहती आ रही हूँ वह मेरे पापा है भी या नहीं। लेकिन यह राज भी बहुत देर तक छुपा नहीं रह सका। एक बार मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनका बहुत खून बह चुका था। मेरी माँ बहुत परेशान होकर अस्पताल पहुंची। मेरे पापा का चेहरा जख्मी हो चुका था। उनके सर से भी खून बह रहा था और पैर की हड्डी भी टूट गई थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अपने पापा को खून मैंने दिया था क्योंकि मेरा और उनका ग्रुप एक ही था। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए थे, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो इन रिपोर्ट में एक रिपोर्ट ऐसी थी जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वह एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी जिसे चुपके से मैंने ही कराया था। उसे पढ़कर मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाकर फेंका हो। जिस चीज़ का डर मेरे दिल में सबसे ज़्यादा था वह रिपोर्ट उसकी गवाही दे रही थी। मैं यही सोच रही थी कि ना जाने मैं किसकी बेटी हूँ। मेरी माँ क्या सच में भागी हुई औरत थी? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप दोनों ही किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरे अंदर उठने वाले सवालों ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन मेरे डीएनए की रिपोर्ट में सब कुछ सच सामने लाकर रख दिया था। यह एक तमाचा था जो मुझे अपने चेहरे पर बड़ी जोर से लगता महसूस हुआ था। क्या मैं वाकई एक ऐसी औरत की बेटी थी जिसने रिश्तों को तार तार करके अपने पति को छोड़कर देवर से भागकर शादी कर ली थी? क्योंकि डीएनए के मुताबिक मेरा बाप मेरा चाचा नहीं था बल्कि कोई और था। यह देखकर तो मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरी माँ रो रही थी, दुआएं मांग रही थी कि उसके पति को कुछ ना हो, लेकिन मुझे अपनी माँ का रोना धोना भी अजीब लग रहा था। जो सच्चाई मेरे सामने आई थी, मुझे अपने आप से भी घिन महसूस होने लगी थी। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। मैं खामोशी से उठ गई, सारी रिपोर्ट अपनी माँ की गोद में रखी और उनसे कहा कि मैं घर जा रही हूँ। मुझे देखकर वह कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा बाप इस हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है और मैं यहाँ पर अकेली परेशान हूँ। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हो? तुम्हें अपने पापा के दुख का जरा भी एहसास नहीं है? मैंने कहा, माँ, मुझे उनका बहुत एहसास होता अगर वह वाकई मेरे बाप होते। यह मेरे बाप नहीं है। यह कहकर मैं वहाँ से वापस अपने घर चली गई। पूरे रास्ते मैं रोती हुई अपने घर पहुँची थी। लोगों की कड़वी बातें अब मुझे सच लगने लगी थी। लेकिन अब लोगों का रवैया इस कदर खराब हो चुका था कि लोगों ने अब मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझे यह ताने किसी तीर की तरह लगते थे। मैं चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ाई करूं और जल्दी से जल्दी मेरी नौकरी हो जाए और मैं इस मोहल्ले से निकल जाऊं। लेकिन अब तो मुझे यह भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मोहल्ले वाले ने हमें बहुत गलत चरित्र का बना के रख दिया था। मेरे बाप, जो कि असल में मेरे चाचा थे, मेरे घर वापस आ चुके थे। लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी। वह बार बार मुझे देखकर बात करने की जिद करने लगते। कभी मुझे पानी का कह देते, लेकिन मैं अपनी जगह से उठती भी नहीं थी। ना ही उन्हें पानी देती, ना खाना देती, ना उनसे बात करती। वह अक्सर कहते थे कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो बेटा। मैं उनकी इस तरह की बात पर उन्हें तेज आवाज़ से रोक देती कि मुझे बेटा मत कहो, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मेरे चाचा हैं। यह कहकर मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली जाती थी। ना तो मैं माँ से बात करती, ना ही चाचा से, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मेरे पापा यूं ही बिस्तर पर लेटे रहते और अब तो वह काफ़ी उदास भी रहने लगे थे। मेरी माँ भी अक्सर रोती रहती और वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले वालों ने अलग हमारी ज़िंदगी मुश्किल करके रख दी थी। जब भी मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती तो वह मुझ पर अजीब ताने कसने लगते। यहाँ तक कि अब तो जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ती थी उन्होंने भी मुझे कॉलेज में बदनाम करना शुरू कर दिया था। अक्सर मेरी सहेलियाँ भी मुझे गंदा कहने लगती थी कि मैं एक भागी हुई औरत की बेटी हूँ जिसने अपने पति को छोड़कर अपने देवर से शादी कर ली थी। यह सब बातें मुझे इस कदर परेशान करने लगी कि मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया।
2-3 दिन तक मैं कॉलेज नहीं गई तो मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो, तुम्हारा पढ़ाई खराब हो रहा है। मैंने अपनी माँ को बहुत तेज आवाज़ में कहा कि किस मुंह से कॉलेज जाऊँ, मैं वहाँ भी बदनाम होकर रह चुकी हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक भागी हुई औरत की बेटी हूँ। बताइए यह सब कुछ कैसे मैं बर्दाश्त करूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ का सर झुक गया था। मैं अपनी जगह शर्मिंदा थी। उस दिन पहली बार मेरा दिल चाहा कि काश मुझे पता होता कि मेरा सगा बाप कहाँ है। लोगों की सारी बातें और फिर पढ़ाई से दूरी से मैं हर वक्त सोच में डूबी रहती और यही सोचने लगी थी कि इस ज़िंदगी से तो बेहतर है मैं अपनी जान ही ले लूँ। एक दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, मगर इस बात का कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही था। अभी तो आधी रात से ही पर्दा उठा था। मुझे मेरे माँ बाप ने खुद मुंह से बोलकर कुछ भी अभी तक नहीं बताया था। फिर गहरी सांस लेकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। उस वक्त मेरे चाचा कमरे में अकेले थे। तब मैं सीधा उनके कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर बैठे थे और मेरी माँ को आवाज़ देकर पानी मांग रहे थे। जब मैंने उन्हें इस हालत में देखा तो इंसानियत के नाते ही सही उन्हें मैंने पानी का गिलास दे दिया, जिसे पीकर उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई। कहने लगे कि बेटा क्यों मुझ पर जुल्म कर रही हो, तुम जानती हो मेरी जान कि इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम मेरी औलाद हो, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मुझसे और खामोश रहना मुश्किल हो चुका था। मैं फौरन ही फट पड़ी और रोते हुए वहीं फर्श पर गिर गई। फिर चाचा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि क्या आप मुझे सच बता सकते हैं, आखिर क्यों आप लोगों ने ऐसा किया। आज क्यों हर जगह हमें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक बार भी शर्म नहीं आई। मेरी बात सुनकर पहली बार मैंने उनको मेरी बात पर गुस्सा होते देखा था। उनका चेहरा लाल हो चुका था। कहने लगे कि बस इससे ज़्यादा कुछ भी मत बोलना। तुम अब तक जो बोलती रही हो नादान समझकर मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर अब और नहीं। तुम सब सुनना चाहती हो तो सुन लो। मैं सांस रोककर उनकी हर एक बात सुन रही थी। वह मुझे शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात बताते चले जा रहे थे। मैं तो सांस भी लेना भूल चुकी थी। चाचा सारी बात बताने के बाद अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे, जबकि मुझ पर तो जैसे भारी पत्थर गिर चुके थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैं उठी और बगैर कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। यह मैंने क्या कर दिया था। आज से 21 साल पहले मेरी माँ पापा की पसंद की शादी हुई थी। मेरे पापा दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे और मेरी माँ भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसलिए घर वालों ने सिर्फ उनकी शादी की थी और एक दूसरे को दूर रखा था कि जब मेरे पापा पढ़ाई पूरी करके आएंगे तभी उन्हें एक साथ होने देते। मगर मेरे माँ बाप शादी के बाद अक्सर मिला करते थे और इसी बीच उन्होंने अपना रिश्ता कायम कर लिया। इस बारे में सिर्फ मेरे बाप के भाई यानी मेरे चाचा को ही पता था। अक्सर वहीं उनकी मुलाकात करवाया करते थे। मगर एक दिन मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेरे चाचा उन्हें अस्पताल में ले गए। जब यह बात मेरी माँ को पता चली तो वह बर्दाश्त ना कर सकी। उन्होंने देवर को फ़ोन किया और कहा कि मुझे किसी तरह मेरे पति से मिलवा दो। मेरे चाचा आधी रात को चुपके से आए और मेरी माँ को अपने साथ पापा से मिलवाने के लिए अस्पताल ले गए। मगर जब तक मेरी माँ पहुँची मेरे पापा का देहांत हो चुका था। यह खबर मेरी माँ सह ना सकी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर उन्हें कमरे में ले जा चुके थे जहाँ पर यह खबर मिली कि मेरी माँ प्रेग्नेंट है। यह खबर उस अस्पताल में मौजूद नर्स, जो कि उसी गांव की थी, उसी ने फैलाई थी। बस फिर क्या था, पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि भाभी और देवर में नाजायज़ रिश्ता था। जिसकी खबर पति को मिली तो उसे दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही मौत हो गई। पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी। यहाँ तक कि दोनों के घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। वह किस किस का मुंह बंद करवाते। आखिर में मेरी माँ को मेरे चाचा लेकर यहाँ शहर में आ गए। यह सारी बातें पूरी रात मेरे दिमाग में गूंजती रही। असली हकीकत तो यह थी और मैं क्या क्या समझती चली जा रही थी। मेरे चाचा तो बड़े ही इज्जतदार थे। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे दी थी और मुझे बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दी थी। मेरी माँ तो कहीं से भी गलत नहीं थी। उन्होंने तो मेरे बाप से ही मोहब्बत की थी। कई दिनों तक मैं उलझन में रही और फिर जब चाचा और माँ से नज़र मिलाने के काबिल हुई तो कमरे से बाहर निकली और उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। चाचा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगे कि तुम्हें हकीकत का पता चल गया, बस यही काफ़ी है, अब और रोने की ज़रूरत नहीं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मौका चाहिए बात करने का। हम यह मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इसके बाद हमने वह मोहल्ला छोड़ दिया
और दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए। मैंने आगे की पढ़ाई करनी थी तो माँ और मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे देश भेज दिया ताकि मैं उन सारी बातों से दूर रह सकूं।